धर्मो रक्षत रक्षत, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा। 1 वर्ष पश्चात हम पुनः उस संकल्प को फिर से उठा रहे हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आपका निमंत्रण है, केवल एक श्रोता के रूप में नहीं, अपितु एक सभ्यता के पुनर्निर्माण में भागीदार के रूप में। इस स्वयं बोध में हमारे साथ जुड़े हुए तेजस्वी सूर्य, विष्णु शंकर जैन, प्रदीप भंडारी, विनोद तावड़े, अंकित शाह, शमिक मोइत्रा, अनुपम मिश्रा, अवनीश पीएन शर्मा, अतिथि सत्संगी मीनाक्षी जैन, प्रखर श्रीवास्तव, विक्रम सिंह सर, RSN सिंह सर, राजीव नारायणन सर, लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, एयर चीफ मार्शल भदूरिया सर, Vineet Gaur ji, he's a serving officer, and many subject specialists and experts. QR कोड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें और इस मंथन में भागीदार बने। इसमें आप निमंत्रित हैं। 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोइत्रा जी। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही बात हो रही है, दैट इज यूएस इजराइल ईरान वॉर। पहले तो उस पर जानते हैं कि लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है। दादा, आप तो बहुत जियोपॉलिटिक्स में आप प्रॉपर नजर बना के रखते हैं, एकदम पैनी वाली, तीखी वाली। तो अभी इसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? सबको लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है? ईरान की स्ट्रेटेजी पहले ये रही कि लोगों को हड़काया जाए कि देखो, हम पे अगर यूएस और इजराइल आक्रमण करेंगे तो केवल हम उन पे ही आक्रमण नहीं करेंगे, ये भी हो सकता है कि हम जो तेल का आवागमन है उसको भी रोक दे, तेल और नेचुरल गैस का। तो उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की घोषणा करी। मैंने टिप्पणियों में देखा, मेरे पिछले पॉडकास्ट में लोग कह रहे हैं कि नहीं सब खुल गया है। बिल्कुल नहीं खुला है, कुछ नहीं खुला है। और ट्रंप ने कहा था हमारे मिलिट्री युद्धपोत जाएंगे और एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे। एक भी यूएस का युद्धपोत वहां पे नहीं घुसा है। उसका कारण यह है कि मैंने कहा था एक म्यूनिशन शिप को बहुत भारी क्षति पहुंची थी यूएस के। उन्होंने 4 मिसाइल्स प्लस लगभग 20 ड्रोन इसकी तरफ दौड़ाए थे। ये जो इनका एयरक्राफ्ट कैरियर है एब्राहम लिंकन, सो वो पीछे हटके 1000 किलोमीटर दूर है अभी ईरान से, उसके आसपास नहीं फटक रहा है। और जो सारे इनके युद्धपोत जो एस्कॉर्ट करने वाले थे, यानी कि जो आर्ले बर्ट क्लास डिस्ट्रॉयर्स हैं, वो भी एकदम आसपास कहीं पे नहीं है। उनमें से एक पे आक्रमण हुआ था, माइनर क्षति पहुंची। तो ये जो चेतावनी मिली इनको, इससे ये लोग पीछे हट गए। तो कोई यूएस का कोई डिस्ट्रॉयर, कोई कुछ किसी को एस्कॉर्ट नहीं कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज शट। ओके, आप लोग जब ये जो न्यूज वगैरह देखते हो, हमेशा एक मिनट मैं बात खत्म कर दूं। हमेशा 3-4 सोर्सेज से देखें आप सिर्फ वेस्टर्न मीडिया को ना देखें या सिर्फ इंडियन मीडिया को ना देखें, आप कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को भी देखें, और कई सोर्सेज बहुत हैं, ठीक है? तो उससे आप उसका निष्कर्ष निकालें। एवरीथिंग इज आउट इन द ओपन। ये मैं कुछ नया छिपा हुआ कुछ विशिष्ट ज्ञान नहीं दे रहा हूं। एंड लर्न टू जॉइन द डॉट्स। तो आप वो उसको करेंगे तो दिखेगा, ये साफ है, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके रखा है। कतर ने अपना प्रोडक्शन बंद कर दिया, बिकॉज कतर के जो स्टोरेज फैसिलिटीज थे उस पर आक्रमण किया था और वो धू धू करके जल उठा। 2 दिन तक जला, नॉट देयर एंटायर स्टोरेज बट वन ऑफ इट। यूएई का जो मेन टर्मिनल है फुजाइरा, उस पे आक्रमण किया गया, और उसके बिल्कुल उसके सटता हुआ एक और स्टोरेज फैसिलिटी था, उस पे भी आक्रमण किया। तो जो प्लान था इन लोगों का कि फुजाइरा के थ्रू निकाल के ले जाएंगे, वो भी समाप्त है। ठीक है, सॉरी, आप कुछ कह रही थी, वो बताइए, फिर मैं इस पॉइंट को मैं पूरा कर देता हूँ। जी, इट इज ओपन फॉर द चाइनीज एंड द इंडियन टैंकर्स, जो सुनने में आ रहा है। इट इज ओनली शट फॉर यूएस एंड इट्स अलाइंस। मैं वो बताने ही वाला था। इन्होंने इनिशियली घोषणा करी थी कि चाइना और रशिया के जो टैंकर्स और जहाज हैं उसको वो अलाउ करेंगे। आज उन्होंने घोषणा करा है कि इंडिया के टैंकर्स भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वही है, ब्रिक्स में हमारा जो अभी प्रेसिडेंटशिप है, तो ईरान भी ब्रिक्स का मेंबर है, ऑफिशियल मेंबर है। तो वो कैसे कह सकता है कि जो प्रेसिडेंट नेशन है उसको मैं अलाउ नहीं करूंगा? तो एक डिप्लोमेटिक वो भी है। प्लस हमने कभी उनकी क्षति नहीं करी है देश के हिसाब से। आप इसको छोड़ दें कि वो कितना रिप्रेसिव रेजिम है और ये किया वो किया, वो सब छोड़ दें, लेकिन देश के हिसाब से कोई एनमिटी नहीं है, न्यूट्रल स्टांस है। तो इन्होंने इंडिया को अलाउ कर दिया, और उनको पता है कि इंडिया कभी क्षति करेगी नहीं, डायरेक्टली तो नहीं करेगी। अच्छा,
अच्छा, ये उसके बावजूद कि उनके 4-5 जहाज हमने रोक के रखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने हमारे एक जहाज को रोक के रखा था पहले। अच्छा, इसको भी छोड़ दिया जा रहा है। अब ये भी स्थिति सामान्य हो रही है। देखिए, हर चीज एक लेवरेज होता है। उनके 4 जहाज हमारे पास थे, हमारा एक उनके पास था, हमारे कुछ नाविक उनके पास बंदी थे। तो ये लेवरेज करके, नेगोशिएट करके स्थिति को सामान्य कर दिया है। तो इंडिया का अभी वो जो स्थिति थी ना कि कहीं से गल्फ से हमारा जो आता है सामान वो नहीं आएगा, वो ठीक हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? कुवैत, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और यूएई से जो हमारा तेल है उसका 45% यहां से सोर्स किया जाता था, प्लस हमारा नेचुरल गैस और एलपीजी, ये सब फिर से आने लगेगा जैसे ही उनका प्रोडक्शन थोड़ा सामान्य हो जाए और वो खुल जाए। तो एक तो ये है। तो मैंने कहा था कि लोग घबराए नहीं। ये जो स्थिति है भारतवर्ष के लिए बुरा नहीं है, ये उनके लिए बुरा है जो यूएस के साथ खड़े हुए हैं देश, या परसेप्शन वाइज यूएस के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, उनके लिए बुरी है स्थिति। पर हाँ, एक चीज अवश्य है, ये एनर्जी का जो स्रोत है ये रुकेगा नहीं, लेकिन प्राइस में बढ़ोतरी जरूर आएगी और वो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट भारत को भी होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास भारत सरकार ने भी घोषणा करी है, जो मैं पहले बता रहा था, 25 दिन का तो वैसे ही स्टॉक पड़ा हुआ है अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक रिजर्व। 25 दिन का स्टॉक है। रशिया ने 9.5 मिलियन बैरल्स ऑलरेडी रवाना कर दिया है, जो आता ही होगा, परसों तक आ जाएगा भारतवर्ष में। प्लस वी हैव कॉन्ट्रैक्टेड टू रिज्यूम बाइंग रशियन ऑयल एंड रशियन नेचुरल गैस। यूएस ने झक मार के इंडिया को बोला है कि 1 महीने तक आपको हम इजाजत देते हैं, आप लीजिए, जैसे हम इजाजत की अपेक्षा कर रहे थे, इजाजत के लिए रुके हुए थे। क्या ऐसा नहीं लगता है कि जब ट्रम्प बैठा होता है या फिर ट्रम्प का स्टेटमेंट है तो ऐसा लगता है कि सर पे शेरो शाह शहनशाह ट्रम्प हाँ, तो वो ट्रम्प जो कर रहा है ना, ये वैसा ही मुझको लगता है जैसे मैं बहुत शक्तिशाली बलवान हूं, तो मैं मेरे पास बैठे बच्चे का स्कूल में जाके मैं उसका टिफिन चुरा के खा लेता हूं। तो वो बच्चा फिर मुझे बोलेगा, ठीक है तूने खा लिया तो खा लिया, लेकिन अगली बार मत करियो। यही हो रहा है। तो मेरे ख्याल से भारतवर्ष को धमकाने से कोई फायदा नहीं है। वो ट्रम्प को पता है, लेकिन उसको अपना ट्रूथ सोशल में पोजीशन तो बना के रखना ही है ना। तो वो हेकड़ी निकालता रहता है, वही वैसी हेकड़ी, हाँ हमने इजाजत दे दिया, जैसे हम इजाजत की अपेक्षा कर रहे थे। ठीक है, एनीवे, पर इजाजत तो है, सैंक्शन वो लगाएगा नहीं, ये भी क्लियर है, 1 महीने के लिए। ट्रम्प की एक ही बात अच्छी है, मतलब वो व्यक्ति मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा है भी नहीं। एक ही बात अच्छी है, वो प्रेडिक्टेबल है, जब वो कुछ कहता है तो वो वही करता है। तो उसने कह दिया 1 महीने तक नहीं करेगा तो नहीं करेगा। हाँ, अच्छा, अब आते हैं युद्ध की स्थिति पे। अब युद्ध की स्थिति में जो डेवलपमेंट्स हैं वो थोड़ा सा हम लोग समझ लें। नंबर 1, मैंने कहा इन्होंने पहले सिर्फ यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और इजराइल में अंधाधुंध कर रहे थे, अब ये फेज 2 पे आ गया है, ये अपने भारी मिसाइल्स को निकाल रहे हैं। अच्छा, आप पूछोगे, हाँ, कुछ लोग कह रहे थे इनके जो टीईएल्स हैं, जो ट्रक इरेक्टेड लॉन्चर्स हैं, उसको ध्वंस कर दिया है। अब ये भी निकल के आ रहा है कि कई जो इन्होंने लगा था ध्वंस कर दिया, वो कार्डबोर्ड कटआउट्स थे। दिस द सेम थिंग जो रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किया था, नाज़ीज को लगता था उन्होंने काफी उड़ा दिया है, लेकिन उड़ा कुछ था नहीं। वो लकड़ी का बना हुआ तोप खाना होता था, उसको उड़ाते थे, बोलते थे तोप खाना उड़ गया, लेकिन रियलिटी में तोप खाना पीछे था। तो वैसे ईरानियों ने काफी अच्छा कैमोफ्लेज करके रखा था, और यूएस ने जहां पे स्ट्राइक किया है, जितना वो बता रहे उस मात्रा में एक तो ध्वंस नहीं हुआ। दूसरा, उनके जो मेन टीईएल्स और स्टोरेज और मिसाइल्स थे, भारी वाले, मोर एडवांस्ड, और उसमें भी मैं आता हूं कि वो कौन से मिसाइल थे। जो सदर्न पार्ट, पूरा ईरान मैंने बताया एक बहुत बड़ा प्लेटो है, और 3 बड़े बड़े रेंजेस है, एक पूर्व की तरफ है, एक उत्तर की तरफ है जो बर्फ से ढके हुए, और एक दक्षिण की दिशा में कोस्ट से लगते हुए, दे आर फेयरली हाई माउंटेन्स। ये इसके अंदर इनका पूरा स्टोरेज है। सो क्या होता है, वो लॉन्चर, मान लीजिए ये एक पहाड़ है, लॉन्चर उसके अंदर है 100 मीटर की गहराई पे, जहां पे इनका बंकर बस्टर GBU-57 बॉम्ब भी नहीं जा सकता। तो वहां से स्लोप से निकल के ऐसे आता है, इसके अंदर सॉलिड फ्यूल फायर्ड है ये, ठीक है, लिक्विड प्रोपेलेंट नहीं है। उन दोनों में अंतर ये होता है कि सॉलिड वाला जो होता है वो तुरंत उड़ के इट कैन अचीव लॉन्च स्पीड,
लिक्विड फायर जो होता है वो थोड़ा टाइम लगता है उसको, वो स्टार्ट करता है, एक वो गैस का वो निकलता है, फिर थोड़ा धीरे धीरे लॉन्च करता है, फिर उड़ता है। तो उसमें 3-4 मिनट लगता है। सॉलिड वाला जो है वो 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर फायर करके इट कैन देन अगेन स्कूट अवे। इससे क्या हो रहा है, पहले इजरायली और अमेरिकन आईएसआर सैटेलाइट प्लस ड्रोन्स प्लस इनके जो दूसरे सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है वो डिटेक्ट कर पा रहे थे कि कहां से लॉन्च कर रहा है, क्योंकि वो पुराने स्टॉक के थे और उसमें लिक्विड फ्यूल वाले, लिक्विड प्रोपेलेंट वाले रॉकेट्स थे और मिसाइल्स थे। ठीक है, अब वो नहीं है, सारा सॉलिड स्टेट वाला है। तो ये लोग फायर करते हैं, उसके बाद तुरंत वापस अंदर। सो देयर इज नथिंग टू हिट, वो हिट कर ही नहीं पा रहे हैं। अनलेस यू हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड, आप इस स्थिति को काबू नहीं कर पाओगे, चाहे आप कितनी बमबारी कर लो। और जो मैंने एकदम शुरू में कहा था कि अगर इनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाए, उससे क्या होगा, तेल का ही दाम बढ़ेगा और कुछ खास होगा नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। ओके, और इनके जो सारे युद्धास्त्र के फैक्ट्रीज है वो सब अंडरग्राउंड है। न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूजेस वगैरह जो सब कुछ है वो भी बहुत डीप अंडरग्राउंड है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। अच्छा, अब आते हैं वो मिसाइल्स और ड्रोन्स पे ये लोग क्या यूज कर रहे हैं। देखिए, दो नए अस्त्र इन्होंने निकाले हैं। एक है खुर्रम शहर, जो फतह 2 इनका हाइपरसोनिक मिसाइल कम ग्लाइड व्हीकल है, उसका ही एक वर्जन है खुर्रम शहर। बहुत हेवी मिसाइल है वो, उसमें अप टू 1000 केजीज का वारहेड लग सकता है, जो इजराइल की दिशा में छोड़े, चूंकि इजराइल इज अबाउट 2500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द लॉन्च साइट्स। उसमें 650 किलोग्राम का वॉरहेड जा रहा है, जो एक बहुत भारी वॉरहेड है। उदाहरण के तौर पे ब्राह्मोस में हमारे 350 से 500 किलोग्राम तक का वॉरहेड लग सकता है, ये 650 किलोग्राम का वॉरहेड है। ऑलराइट, दूसरा, ये किस टाइप का मिसाइल है, ये हवा में जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, नियर स्पेस, उस वहां तक ये 20 मैक्स स्पीड पे जाता है। तो एक बहुत भारी मोमेंटम क्रिएट होता है, ये बैलिस्टिक स्टेज है। उसके बाद बूस्टर जो है वो अलग हो जाता है, और फिर खुर्रम शहर का एक ग्लाइड व्हीकल है जो इंडिपेंडेंटली मैन्यूवर कर सकता है, वो फिर जाके टारगेट पे आघात करता है। टर्मिनल फेज पे उसका स्पीड 5 मैक के आसपास है। जो कोई भी सिस्टम, इनके पास डेविड स्लिंग, एरो और थार्ड है। आयरन डोम बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए नहीं है। एरो इज फॉर इंटरसेप्टिंग रॉकेट्स, मोटार्स, आर्टिलरी शेल्स। तो आयरन डोम को अलग रखें। और आयरन बीम है उनका, जो बहुत कम मात्रा में अभी भी पूरा डिप्लॉय नहीं हुआ है। तो डेविड स्लिंग, एरो और थार्ड, इनके पास क्षमता ही नहीं है इसको इंटरसेप्ट करें, तो वो इंटरसेप्ट नहीं हो रहे हैं। तो सेंट्रल तेल अवीव, जेरूसलम और हाइफा, ये 3 बड़े शहर जो हैं, तीनों पे बहुत भारी मात्रा में आघात हो रहा है। सिविलियन कैजुअलिटीज अभी भी उतना ज्यादा नहीं है, मरे हैं 20 लोग मरे हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज, बिल्डिंग्स, ऑफिस स्पेस, फैक्ट्रीज, काफी कुछ बर्बाद हुआ है। एयरपोर्ट पे पहली बार आज सुबह उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट पे चलाया है। तो ये अटैक्स जो हैं, फतह 2 इज वन ऑफ द मिसाइल्स, मेन मिसाइल्स दे यूजिंग टू अटैक इजराइल। दूसरा, सबने शायद 136, 138 इस सब का नाम सुना होगा, वो जो टैंग करके एक आवाज करके एक जाता है ना, पीछे प्रोपेलर लगा होता है, वो वाला ड्रोन, उसका एक बड़ा भाई है। उसको इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया, विच फ्लाइज फास्टर। उसमें 2 इंजन हैं, ठीक है, डुअल प्रोपेलर है, वो थोड़ा सा फास्टर है, मैन्यूवरेबिलिटी भी उसका ज्यादा है, और वो बहुत हैवी ड्यूटी है। उसके पास, जैसे शाहिद में मेरे ख्याल से अराउंड 90 to 100 किलोस का एक पेलोड होता था, यानी कि एक्सप्लोसिव्स, इसमें उसका डबल है। नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दीस। ये दुबई का जो टर्मिनल 5 है उसको काफी क्षति पहुंची थी, दिस वाज वन ऑफ दोज ड्रोन्स, वो ड्रोन से ही कर रहे हैं इसको टारगेट। तो ये सब चेंजेस हमें नजर आ रही हैं। जो इनका फॉरेन मिनिस्टर है, उसने, अरागची, ईरान का, उसने स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि ये फैलाया जा रहा है कि इन्होंने बैक चैनल से सीज फायर की पेशकश करी है यूएस को। उन्होंने कहा सीज फायर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्होंने जो हमारे साथ किया है और हमारे लीडर्स को जो किया है, उसके बाद सीज फायर का कोई सवाल पैदा होता नहीं है। और हम लोग सीज फायर तो चाहते ही नहीं है, और हम वेलकम करते हैं कि आप आइए ग्राउंड इन्वेशन करें, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, कुछ तो रेटोरिक होगा ही, तो हर कोई कहेगा कि हाँ आ जाओ देख लेंगे, पर रियलिटी ये है कि ग्राउंड इन्वेशन के लिए यूएस एकदम तैयार नहीं है। कोई एपेटाइट तो है ही नहीं उनके देश में भी।
बहुत भारी भर्त्सना करी जा रही है कांग्रेस में। और अभी सुनने में मुझे आया है, मैं इसको वेरीफाई करूंगा, कांग्रेस हैज सेड दैट यू कांट लॉन्च फ्रेश स्ट्राइक्स विदाउट आवर परमिशन। ऑल्दो सेनेट में कहा गया था कि यस, आप इसको प्रोसिक्यूट कर सकते हो। 52-48 के वोट से वो जीते थे उसको। लेकिन कांग्रेस में ये एक इन्होंने कांग्रेस ने ऑफिशियल एक वो स्ट्रिक्चर पास किया है। तो देखते हैं क्या होता है। इट नॉट बीन पुट टू अ वोट येट। अब आते हैं दो और डेवलपमेंट पे। तो बूट्स ऑन द ग्राउंड यूएस के लिए असंभव है। उनके एयरक्राफ्ट कैरियर इतना पीछे हैं कि वो कवर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जो इन्वेजन होगा वो कोस्ट लॉन्च करना पड़ेगा ना उनको। दूसरा दिशा है कि वो इराक से घुसे। लेकिन आप याद रखें सब लोग कि इराक में 1/3 ऑफ इराक विच इज अलोंग दैट शतल अरब वाटरवे विच बिकम्स अ यूफ्रेटिस रिवर, उसके पूर्व में जो सारा जो क्षेत्र है, जो 1/3 है इराक का, वो शिया है। और शिया कौम के जो सबसे बड़े गुरु हैं वो आयतुल्ला नहीं है ईरान वाले, वो अली सिस्तानी हैं जो इराक में बैठते हैं। तो इनकी जड़ें वहां पे बहुत मजबूत हैं, एंड दोज पीपल आर अलाइंड विद द इरानियंस वेरी सॉलिडली। तो वहां से इन्वेजन लॉन्च करना आसान नहीं होगा। तो इन्होंने क्या अपना स्ट्रेटेजी अपनाया है कि सीआईए और मोसाद मिलके जो कुर्द लोग हैं उनको वो अस्त्र दे रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि आप लोग अटैक करो, हम आपके पीछे। दूसरा, बलूचिस्तान से, पाकिस्तानी बलूचिस्तान से उनको बोल रहे हैं कि आप जाओ सिस्तान बलूचिस्तान से अटैक करो और तेहरान तक जाओ, हम आपको असला देंगे और बाद में आपका स्टेट बनेगा तो हम आपको रिकॉग्निशन देंगे। तो इन दोनों को ऐसे प्रबुद्ध किया गया है। अब ये जो स्ट्रेटेजी है, इसमें मैं पॉइंट आउट कर दूं कि कुर्दिस्तान लेते हैं फिर बलूचिस्तान लेते हैं, दोनों में एक फेटल फ्लॉ है। फेटल फ्लॉ क्या है? कुर्दिस्तान जो है वो 4 भागों में बटा हुआ है। जितने भी स्टेट्स आप देख रहे हो इस वक्त मिडिल ईस्ट में, चाहे वो तुर्की को छोड़ देते, वो सिविलाइजेशनल है इन अ सेंस, ईरान एक सिविलाइजेशन है, लेकिन बाकी सब, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, वेस्ट बैंक पैलेस्टाइन, जॉर्डन, यहां तक सऊदी अरेबिया, ये सारे नॉर्मल स्टेट्स नहीं है, ये हिस्टोरिकल स्टेट्स नहीं है। इनको बनाया गया था आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनियलिस्ट्स जो थे, कॉलोनीज क्या बोलते हैं, उपनिवेशवादी जो लोग थे, उन्होंने बनाया था। कुर्दिस्तान का जो जो एक्चुअल एक सांस्कृतिक राज्य आप कह सकते हो, कुर्द लोग तो एक ही है ना, तुर्की में है, सीरिया में है, नॉर्दर्न इराक में है और ईरान में है। ये 4 देशों में एक्चुअली बटा हुआ है कुर्दों का जो क्षेत्र है। तो आप देखिए कि कुर्द लोग जो हैं वो पिछले 60 सालों से जो तुर्किया है उसके खिलाफ अपना एक युद्ध चला रहे हैं। सिविल वॉर की स्थिति है वहां पे। कभी वो लोग हावी होते हैं, लेकिन दमन बहुत स्ट्रांग है, एंड टर्की इज अ स्ट्रांग स्टेट, तो मिलिटरीली तो उनको दमन करके रखा है। तुर्की वाले कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि ये एक स्टेट बन जाए। जब नॉर्दर्न इराक में ये यूएस के सहायता और इसराइल के सहायता से एक ऑटोनॉमस रीजन बनाया गया कुर्दों का, जिसका कैपिटल है एरबिल, जहां पे यूएस का बेस भी है, तो तुर्की ने सबसे वेहेमेंटली उसको अपोज किया था, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि ये कुर्द लोग अपना अलग से राज्य बनाए, अपनी स्वायत्तता वो उसको कायम करें। ठीक है। दूसरा जो स्टेट है जो एकदम अपोज्ड है कुर्दिश इंडिपेंडेंस के खिलाफ, वो है ईरान। अब आप देखिए, अगर कुर्द लोग किसी एक दिशा में अटैक करते हैं तो कौन लोग कोऑपरेट करेंगे? तुर्की और ईरान कोऑपरेट करके इनको दो तरफ से क्रश कर देंगे। तो स्ट्रेटेजिकली इट इज नॉट समथिंग विच इज वायबल एट दिस स्टेज। अगर यूएस ने अपने बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं उतारा है तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 10,000 कुर्दों की जो सेना है ईरानियन साइड पे, जो यहां से आएगी नॉर्दर्न टर्की और इराक, नॉर्दर्न सॉरी ईस्टर्न टर्की और नॉर्दर्न इराक से, they can conquer that territory. ईरान 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का देश है, इंडिया का आधा साइज है वो, इंडिया का 3.2 है, उसका 1.6 है। 90 मिलियन लोग, 92 मिलियन लोग रहते हैं वहां पे। ये इम्पॉसिबल है सोचना कि 10,000 की फौज आके उस पर कब्जा करेगी। आप खुद ही सोचिए, आप लोग 10,000 की फौज तो एक बड़े शहर के पुलिस फोर्स से भी कम होता, क्या कर लेंगे वो? तो वो टेररिस्ट अटैक ही कर सकते हैं। दे कैन कीप सम पीपल एंगेज्ड ओवर देयर। 50,000 इनको ट्रूप्स डिप्लॉय करना पड़ेगा उनको शांत रखने के लिए, यही होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है। अब आते हैं बलूचिस्तान पे। बलोचों का मेन टारगेट क्या है? ईरान नहीं है। बलोचों का मेन टारगेट कौन है? पाकिस्तान।
पाकिस्तान। वो पंजाबी पाकिस्तानियों से आजादी चाहते हैं, ठीक है। और उनका जो मेन क्षेत्र है वो सिस्तान बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान वाला बलूचिस्तान। सिस्तान बलूचिस्तान का भी एक फोर्स है जो पाकिस्तानी और अमरीकियों ने पैदा किया है। वो बहुत छोटा फोर्स है, इट्स नॉट एज पावरफुल एज बीएलए। और इनका जो नया वो ब्रास बोल के एक कोऑर्डिनेशन बना है, पांच पांच ट्राइबल फोर्सेस का एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप बना है, जो सिंधियों के साथ, सिंध आर्मी के साथ भी उनका वो तालमेल है और टीटीपी के साथ भी तालमेल है। तो इनका टारगेट पाकिस्तान है। अब आप बोले हम रिकॉग्निशन दे देंगे, आप उधर अटैक करो। अच्छा, ऐसा है कि बलोच जो है ना वो पागल नहीं है। आप बलोचों को बोल रहे हो कि आप पहाड़ी रास्ते से, पूरा ईरान पहाड़ है, तेहरान तक आप चढ़ाई करो, आपके पास ना टैंक है और ना हम देंगे, हम आपको वही बाजुका दे देंगे, हेवी मशीन गन्स दे देंगे, कुछ हैंड हेल्ड मैन पैड्स दे देंगे, आप उससे चढ़ाई करो। क्यों करेंगे वो? इट्स मच इजियर फॉर देम टू टेक ओवर दैट एरिया, जो काफी हद तक रूरल एरिया बलूचिस्तान का पाकिस्तान के कब्जे से जा चुका है, वो जा चुकी है वो। तो अब वो क्यों उसको चेंज करके सडनली दे विल अटैक ईरान? आई डोंट सी दिस हैपनिंग। आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं, आप लोग देख लेना, ये नहीं होने वाला। दूसरा, जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईरान है, दैट इज वेयर दे हैव ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देयर न्यूक्लियर एसेट्स, देयर प्रोडक्शन फैसिलिटीज। ऑलराइट, जो अंडरग्राउंड प्रोडक्शन फैसिलिटीज की मैं बात कर रहा था, न्यूक्लियर इनका वेस्ट की दिशा में है और बाकी जो कन्वेंशनल है वो ईस्ट की दिशा में है। इनके पास फोर्स बहुत है, तो इसको दमन करने में इनको कोई तकलीफ नहीं आई। और ये ईरानी जो लोग हैं, वो ऐसे ये पाकिस्तानियों की तरह दब्बू नहीं है। पहले बोलेंगे मैं ये कराऊंगा, मैं ऐसी वो कराऊंगा, उसके बाद वहां पे पतलून उतार के भागेंगे, वैसे लोग नहीं। ये लोग, मैंने पहले ही कहा था, इनका इनकी ताकत दोहरी है। एक है सिविलाइजेशनल स्टेट है, सांस्कृतिक राज्य। दूसरा है शिया फेथ, जिसमें शहादत को वेलकम करते हैं वो लोग, कहने बिकॉज वाली ऑफ शहादत नहीं। हाँ, करबाला, तभी हाँ, वो मुहर्रम सेलिब्रेट बिल्कुल, करते हैं। करबाला का फिलॉसफी है उनका, तो वो लोग तो वेलकम कर, उनके लिए बेस्ट मौत है शहादत, उससे बढ़िया मौत है ही नहीं कुछ। तो ये लोग लड़ेंगे, तो ये क्यों अपने हथियार टेक देंगे? वो भी टोटल 15,000 फाइटर्स हैं बलोच आर्मी के पास, 15,000। और 15,000 से और उधर 10,000 से क्या उखाड़ लेंगे भाई? ये बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। ईरान को कॉन्कर करने के लिए कुछ, मैंने बहुत पहले, आज से 10 साल पहले कुछ वॉर गेमिंग देखा था। लैंड इन्वेशन अगर किया, you need to go in with at least 2,000 modern tanks, although it's not tank country, it is not, क्योंकि ये पथरीला चंबल जैसा रवाइंस और प्लेटो, ये सब हाई माउंटेन्स, ये सब है। बट कोस्टल इन्वेशन के लिए वो चाहिए, प्लस यू नीड अ मिनिमम फोर्स ऑफ 1 मिलियन। ये 1 मिलियन आएगा कहां से भाई? कौन लेके आएगा? कोलिशन ऑफ द विलिंग। इस वक्त जिस स्थिति में नेटो है, मुझे तो नहीं लगता है कि अमेरिकन विल बी एबल टू मोबिलाइज दोस पीपल टू पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड। बूट्स तो है ही नहीं वैसे, पहले तो वैसे भी वो लोग त्रस्त हैं कि कई भैया रशिया चढ़ाई कर देगा, उनके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि रशिया हमको कॉन्कर करेगा। तो यहाँ पे अपने ट्रूप्स को डाइवर्ट नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा अपने कुछ जैसे फ्रांस ने किया, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया, कुछ शिप्स भेज देंगे मिसाइल से मारने के लिए। दिल जस्ट बूस्ट अप द नेवल पावर अ लिटिल बिट, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से मार करने के लिए, दैट्स इट। कोई चढ़ाई नहीं करने वाला। अच्छा, मैं एक चीज और बताता हूं, बॉम्बिंग कैंपेन से आप देश को जीत नहीं सकते हो, ना ही रेजिम चेंज कर सकते। अगर ये सत्य होता तो डी डे बॉम्बिंग लैंडिंग्स की कोई आवश्यकता नहीं थी। उल्टा सेकेंड हो वर्ल्ड जाता। वॉर में डी डे लैंडिंग्स या इटली पे चढ़ाई करने की आवश्यकता नहीं थी। सोवियत यूनियन को ऑपरेशन बाग्राटियोन करने की आवश्यकता नहीं थी, अब बॉम्बिंग करते रहते जर्मनी को। उससे चेंज हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। 1944 इनफैक्ट, जब वो बॉम्बिंग कैंपेन पीक पे था, जर्मनी हैड इट्स हाईएस्ट मिलिट्री प्रोडक्शन ऑफ ऑल दोज इयर्स, क्योंकि वो सब अंडरग्राउंड कर चुके थे। वो, सी, अ कंट्री विच वांट्स टू फाइट कैन ऑलवेज फाइट। उससे आप रेजिम चेंज नहीं कर सकते हो, आपको जाके विलेज बाय विलेज, सिटी बाय सिटी कब्जा करना पड़ेगा। कब्जे का ऑल्टरनेटिव आज तक नहीं हुआ। अच्छा, वो जो फैंटास्टिक एआई बेस्ड बॉट आर्मी आएगी, वो जब आएगी तब आएगी, अभी किसी के पास नहीं है। ये नहीं कि आप बॉट का एक फौज, जैसे स्टार वॉर्स में दिखाया था ना, द सेपरेटिस्ट अलायंस एट दोस बॉट्स, रॉजर रॉजर, वो किसी रॉजर रॉजर अभी किसी के पास नहीं है। तो वो तो ये सब ख्याली पुलाव होने वाला नहीं है। यू डोंट हैव बूट्स ऑन द ग्राउंड, सो इट्स सिंपली नॉट गोइंग टू हैपन। वन सेकंड। या, सो
तो ये स्थिति अभी ये है। अच्छा, ईरान ने एक चीज और अभी स्टार्ट किया है, दे हैव स्टार्टेड बॉम्बिंग द एक्चुअल प्रोडक्शन फैसिलिटीज The फॉर oil. ऑयल। इससे वो The तेल oil, का water, भाव ऊपर जाएगा। हाँ, water also. नहीं, वाटर। सो दो चीजें हैं, अभी वाटर पे स्ट्राइक नहीं किया, सैलिनेशन डिसैलिनेशन प्लांट्स पे स्ट्राइक नहीं किया, उन्होंने थ्रेटन किया। सो दैट इज बाय द वे द बिगर थ्रेट। बिगर थ्रेट इज नॉट एनर्जी प्रोडक्शन फैसिलिटीज, द बिगर थ्रेट इज डिसैलिनेशन, क्योंकि इनके पास वाटर सोर्स नहीं है। ये जो 8 गल्फ के स्टेट्स हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ इराक, किसी के पास वो क्या बोलते हैं नेचुरल वाटर का सोर्स नहीं है, गिवन देयर पॉपुलेशन। वो डिसैलिनेशन करके ही पानी मिलता है। वो अगर स्ट्राइक किया, पुटिंग इट बैक इन वर्किंग ऑर्डर विल टेक फ्यू मंथ्स। तब तक लोग क्या करेंगे? तो वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। सो व्हाट दे आर डूइंग, प्लीज अंडरस्टैंड द स्ट्रेटजी। उनका स्ट्रेटजी ये है, लेट अस अंडरस्टैंड कि यूएस और इजराइल को ये हरा नहीं सकते, पर उनको हराना नहीं है ना। फॉर देम विक्ट्री इज सर्वाइवल। इफ दे सर्वाइव, दे हैव वन द वॉर, जस्ट लाइक वियतनाम। वियतनाम में अमेरिकियों ने 2 मिलियन सिविलियंस मारा, 5 लाख सैनिकों को मार दिया, खुद के उनके 55,000 अमेरिकन डाइड। लेकिन नेट नतीजा क्या हुआ? बिकॉज वियतनाम सर्वाइव्ड दैट ऑनस्लॉट, कोई फर्क नहीं पड़ा, वो विक्ट्री उनको ही मिली। अल्टीमेटली अमेरिका छोड़ के भाग गई। अफगानिस्तान में भी वही हुआ। हाँ, तो यहां पे भी वही होगा, यहां पे और बुरी तरह से होगा। ईरान क्योंकि जस्ट नीड्स टू सर्वाइव। ठीक है, तो अब पर उनके पास एक लेवरेज है। लेवरेज ये है कि आपके सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जो पेट्रो डॉलर्स के बलबूते पे अमेरिकन इकोनॉमी खड़ा हुआ है, वो क्यों है वो मैं आंकड़ों से बता दूंगा। जो देश पेट्रो डॉलर्स लगाते हैं, जो निवेश करते हैं, जिसपे ये पूरी इनकी अर्थव्यवस्था चलती है, उन पे आप थ्रेटन करो। तो ये वो वाला सीन हो गया ना कि आप जाके जिससे आपकी दुश्मनी उसके भाई को पकड़ लो, या तेरी मां मेरे कब्जे में है। तो ये वो वाला स्ट्रेटेजी है। मैं बहुत क्रूड तरीके से बता रहा हूं, बट स्ट्रेटेजी वही है। तो जब घर वालों पे आघात होता है तो आप लड़ नहीं सकते हो ना, ये वीकनेस है। हाँ, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। इजराइल इज अ हार्ड स्टेट, दे कैन सैक्रिफाइस द अरब्स, बट अमेरिका कांट अफोर्ड टू। व्हाई? अब मैं समझाता हूं आंकड़ों से। पेट्रो डॉलर का क्या है? पेट्रो डॉलर है क्या चीज? काफी लोगों को पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूं कि ये एग्रीमेंट था गल्फ के देशों के साथ कि आप जितना भी तेल या नेचुरल गैस बेचोगे वो डॉलर में बेचोगे, डॉलर डिनोमिनेटेड ट्रेड होगा। ठीक है, उससे क्या होगा? एक डॉलर का डिमांड क्रिएट होगा विश्व में। मतलब और कुछ ना हो, अगर ट्रेड सेटलमेंट में डॉलर में ही हो रहा है तो आपको डॉलर चाहिए। सो पीपल विल स्टार्ट स्टॉकिंग डॉलर्स। हाउ विल दे स्टॉक इट? जिसको फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, इन डॉलर्स। वो यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीदेगी, यूएस डॉलर्स भी स्टोर करके रखेगी बैंक्स में। ठीक है, और उसी से फिर ट्रेडिंग होगा। इससे क्या होता है? आप जितना भी मर्जी डॉलर छापते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक डिमांड का सोर्स आपने बना लिया है, पेरिनियल डिमांड का सोर्स। उस समय जब बना था तब पेरिनियल लगता था, अब ऑल्टरनेटिव एनर्जी वगैरह आ रहा है तो शायद वो पेरिनियल ना हो इस हिसाब से। तो अगर अच्छा, ये जो मिलता है इनको डॉलर, फिर उसका वो क्या करते हैं? अमेरिकन स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। If you look at the total stock of US treasuries, which is about 37 trillion dollars, उसमें से 9 trillion dollars is held by foreign countries. ठीक है, जिसमें भारतवर्ष भी आता है, चाइना भी आती है, गल्फ के देश भी आते हैं। गल्फ के देश, they hold about 1.11 trillion dollars US treasury. China holds around 650 billion dollars. India currently holds about slightly less than 200 billion dollars, so on and so forth. ये सब है। सबसे बड़ा निवेशक ट्रेजरी में है जापान, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स, फॉलोड बाय द गल्फ टोटलिटी ऑफ द जीसीसी, एंड देन यू हैव यूके जिसके पास 850 बिलियन डॉलर का होल्डिंग है। अच्छा, ये तो हो गया ट्रेजरी, लेकिन ट्रेजरी इज जस्ट 37 ट्रिलियन डॉलर्स, राइट? यूएस का स्टॉक मार्केट जो है वो आज के डेट में 250 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास उसका नेट वैल्यूएशन है। 225 और 250 के बीच में वो ऊपर नीचे हो रहा है इस वक्त। तो वो जो है उसमें गल्फ का, अकेले गल्फ का ये जो 8 देश हैं, उनका लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर्स वेल्थ इज इन्वेस्टेड इन इट। 30 ट्रिलियन। सो 30 ट्रिलियन अगर आप एक झटके में, ये लोग एक झटके में तो नहीं करेंगे, अगर उन्होंने कम अपना निवेश कम कर दिया, तो ये जो चला रहे हैं ना स्टॉक मार्केट में, अभी तो एक नया पॉन्जी चला है एआई वाला।
बहुत सारा बिजली चाहिए, बहुत सारा स्टोरेज चाहिए, उसके लिए लिथियम चाहिए, उसके लिए नए माइंस चाहिए, खोदो खोदो खोदो, निकालो निकालो। तो वो जो चल रहा है इनका, तो उसके चलते उनको डॉलर्स की भूख और भी ज्यादा है इन सब कंपनीज को। और वो भूख कौन मिटाता है? यही गल्फ के देश। अगर इन पे आ गई मुसीबत तो ये लोग क्या करेंगे? बोलेंगे भाई आप तो हमारे आका थे, आप हमको प्रोटेक्शन देने वाले थे, हम आप पे इन्वेस्ट कर रहे थे, आप नहीं दे रहे हो। ऑलरेडी बोल भी दिया है, सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली बोल दिया है, यू आर नॉट प्रोटेक्टिंग अस, यू आर प्रोटेक्टिंग इजराइल। सो दे विल रीबैलेंस देयर पोर्टफोलियोज एंड मूव आउट। फिर ये यूएस के इकोनॉमी का क्या होगा? बंटाधार हो जाएगा पूरा, बैठ जाएगा वो। तो इसीलिए ईरान बहुत सोच समझ के, कोल्डली, डेलिबरेटली, ये चेस का मूव है ना। दो ही देश थे जिन्होंने चेस को आगे बढ़ाया ना विश्व में, भारतवर्ष में इसका इन्वेंशन हुआ। ईरानी लोग भी चेस ही खेलते हैं। नहीं आया तो सब चतुरंग से ही है ना। और ईरानी लोग गए कहां से थे? जो 10 राजन्य युद्ध हुआ वैदिक समय में, उसके बाद जो 12 ट्राइब्स निकल के गए यहां से, उसमें से एक ट्राइब ईरानियों का था, पर्शियंस का था। सुर असुर का जो हमारा यहाँ पे युद्ध हुआ था। तो एनीवे वो चतुरंग से लेके वो चेस निकला है। अभी भी वो लोग, शाहमात कहां से आया? चेकमेट फ्रॉम पर्शियन। तो दे आर वेरी गुड चेस प्लेयर्स एंड दे आर प्लेइंग इट एग्जैक्टली लाइक चेस मूव्स। आपने ये मोहरा आगे किया, हमने ये किया, आपने इसको it's थ्रेटन not किया, मैंने आपकी क्वीन को घेर लिया। तो क्वीन कौन है इसमें? गल्फ के देश, ये यूएस का क्वीन है, हमने उसको घेर लिया, अब आप क्या करोगे? तो ये स्थिति है। एक 1 सेकेंड, आई गेटिंग सम मैसेजेस। हाँ, तो अब जो है ये युद्ध लंबा चलेगा, ये मैंने पहले ही कहा था, उसमें तो कोई शक नहीं रहा है, बाकी सारे एनालिस्ट भी वही कह रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि भारतवर्ष पे क्या। तो एक चीज मैंने कहा था एक पॉडकास्ट में, जो बहुत ज्यादा लोगों ने देखा नहीं था उस वक्त, शायद ये युद्ध वगैरह आ गया था तो ध्यान नहीं था। मैंने उस पॉडकास्ट में कहा था कि पिछले 6 महीने में एक मेजर रीबैलेंसिंग हो रहा है पोर्टफोलियोज का, और भारत की दिशा में इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। अब दूसरे एनालिस्ट भी वही कहने लगे हैं, आप लोग देख सकते हैं, कई लोग आप में से वो उनको भी देखते हैं, मुझे पता है उन एनालिस्ट को। तो वो अब कह रहे हैं, तो ये जो है ये थोड़ा सा भी और तेजी पकड़ेगी। अच्छा, इसमें मैं 2-3 चीजें साफ कर देना चाहता हूं, जो मतलब लोग अटकलें लगा रहे हैं। भारत अभी विभक्त है, जो हमारा चैटराठी इंटेलेक्चुअल क्लास है वो विभक्त है। कुछ लोग कहते हैं कि भारत ने अपने आप को बेच दिया है, सरकार ने अपने आप को बेच के डीएस का वो वैसल बन गया है, सामंत बन गए हैं। और इसीलिए हमने ये ईरानी जो जहाज आया था, मैं आता हूं एक एक करके, ये जो ईरानी जहाज आया था हमारे मिलन एक्सरसाइज में, उसको मरने दिया अमेरिकन के पास। पहले मैं इस पे आता हूं, फिर ये जो एक्विजिशन लगाया जा रहा है उस पे आता हूं, एंड मैं उसको जोड़ दूंगा जो मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट के बारे में। नंबर 1, ये जो जहाज था वो कहां पे इस पे आघात किया गया? entirely in international waters between two combatant nations. वो जहाज निरस्त्र था या नहीं था, that is not our responsibility. Let's be very clear. International waters में if two combatant nations fight each other, no other nation has anything to say about it. हमने ठेका नहीं लिया है, या अमेरिकन लोगों को प्रोटेक्ट करने का या ईरानियों को प्रोटेक्ट करने का। अमेरिकन ने वो जो हमारा उनके साथ एक संधि है ना, लिमाओ, जिसमें वो लोग आके लॉजिस्टिक्स वगैरह सपोर्ट ले सकते हैं। We have denied them use of our ports officially. कि आप युद्ध के लिए आपके युद्ध पोत लेके आओगे और हमारे यहाँ से you can't get victuals, you can't get logistic support, you can't get repairs. Another ship is coming from Iran to Wait. Sri Lanka. No, वो उस पे भी आता हूँ, एक सेकंड, मैं एक एक करके बता रहा हूँ ना, मुझे मैं सब पता है, मैं एक एक करके, मैं बताने दे, मेरा फ्लो खराब हो जाता है प्लीज। तो नंबर 1, ये जो अटैक हुआ था, इंडिया हैज नथिंग टू डू विद इट एंड यू कांट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर इट। हमने कहां देखा है कि इसके बाद कल अगर सिशेल्स के पास कोई ईरानी जहाज आए जस्ट बिकॉज वो इंडियन ओशन में है, तो क्या हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? अरेबियन सी, जो भारत के क्या बोलते हैं उनको, उसको ईडीजेड, सॉरी इकोनॉमिक जोन एंड एडीजेड, एयर डिफेंस जोन, उसके अंदर अगर मार दिया तो हम क्या करेंगे? इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज अंडरस्टैंड। इंटरनेशनल लॉ में भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक आप एथिकल एंगल लगा सकते हो कि हमारे पास आए थे तो हम उसके वो सब हो सकता है, लेकिन रियलिटी इज हमें इसमें नहीं पड़ना है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट विल बी स्ट्रेटेजिक सुइसाइड फॉर अस टू इंटरवीन इन एनी फैशन। हम सिर्फ संधि कराने में मदद कर सकते हैं, ये जहाज बचाने का कार्य भारतवर्ष का नहीं है, जब तक हमारे टेरिटरी के अंदर आघात ना हो। अगर हमारे टेरिटरी के अंदर किया
तो हम बेशक ब्रह्मोस चला के हम उसको वो करेंगे, वो अलग बात है, पर वो भी बेवकूफ नहीं है। दे विल नॉट कम विद इन आवर डिफेंस जोन एंड ट्राई टू स्ट्राइक। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। जो दूसरा ईरानी जहाज है, 2 आए थे युद्धपोत, उसको भारतवर्ष ने हेल्प करके श्रीलंका में एंटर कराने का वो प्रावधान कर दिया, सो दैट इट कैन गेट सेफ हार्बर, बिकॉज श्रीलंकन्स वर वेरी रिलक्टेंट। फिर चाइना और भारत ने मिलके उसको प्रोटेक्शन दिया, नॉट फिजिकल प्रोटेक्शन बट गेटिंग द श्रीलंकन्स टू अलाउ इट टू बी इन पोर्ट। पोर्ट में जाके अमेरिकी अटैक नहीं कर पाएंगे, श्रीलंका छोटा देश हुआ फिर भी, they can't. If they do it, then that's a violation of Sri Lanka's sovereignty, in which case India will have something to say about it. Every other big nation will have something to say about it. Okay? अच्छा, आप कहोगे क्यों? ईरान ने तो अजरबैजान पे अटैक कर दिया। ईरान ने ओपन पॉलिसी डिक्लेयर किया कि आप अपने देश में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर आप यूएस या इजराइल को यूज करने देते हो तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम अटैक करेंगे, और वही उन्होंने अब तक किया है। यू कैन ओनली आर्ग्यू दैट भैया तो तुम इनके अब आप उसके सिविलियन एरियाज पे भी कर रहे हो, एयरपोर्ट्स पे कर रहे हो, आप उसके पोर्ट फैसिलिटीज पे कर रहे हो, आप उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हो, तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहे हो, वाटर सैलिनेशन को आपने डिसैलिनेशन को थ्रेटन किया है, तो वो तो सॉवरेनिटी का वायलेशन हो गया ना। बट देन द जीसीसी हैज अ चॉइस वेदर दे विश टू जॉइन द कोलिशन एंड फाइट और कीप क्रिबिंग एंड विंजिंग एंड वाइनिंग। सो दैट्स द सिचुएशन। अगेन नथिंग टू डू विथ इंडिया। इंडिया जो कर रही है सही कर रही है। मैं ये आपको आश्वासन से कह देता हूं कि राहुल गांधी जितना भी चिल्लाए, ऑपोजिशन वाले, सीपीएम वाले जितना भी चिल्लाए, रियलिटी अगर उनकी सरकार होती वो भी यही करती, क्योंकि हमारे देश की पॉलिसी है वी डोंट इंटरवीन इन फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट्स, पीरियड। आई थिंक इट्स अ वेरी सेन स्ट्रेटजी। वी ओनली प्रोटेक्ट आवर ओन टेरिटरी। ओके, आगे चल के हमारा पावर प्रोजेक्शन कैपेसिटी कितनी होगी, हम अपना मॉनरो डॉक्ट्रिन बना के इंडिया के इर्द गिर्द कुछ देशों को प्रोटेक्शन अम्ब्रेला देंगे, वो होगा, हुआ नहीं है अभी। जब होगा तब ये सब हम बातें लगा सकते हैं, अभी ये बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, ये बिल्कुल बेवकूफी है, मूर्खता है एक तरह से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये तो हो गया हाँ इन्वेस्टमेंट्स का। भारतवर्ष को इस वक्त हमारे सरकार ने ना ईरान के फेवर में कुछ बोला है, ना इजराइल के फेवर में डायरेक्टली कुछ बोला है, ना यूएस के फेवर में तो बिल्कुल ही नहीं बोला है। पर एक चीज जरूर किया अवश्य, ये जो हमारा एकदम सेन कोल्ड काम एक स्टांस है, इंडिया इज इमर्जिंग एज एन आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी। तो ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है हमारी। देखिए, मैंने बोला था कि मैंने कई पॉडकास्ट में बोला है, इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिस्क ऑन रिस्क ऑफ। ओके, जब आप देखते हो कि रिस्क कम है तो आप रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा बहुत ले लेते हो पोर्टफोलियो, जब रिस्क बढ़ जाता है तब आप उसको छोड़ के सेफर पोर्टफोलियो में जाते हो। ये इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र है। तो इस वक्त अगर दुनिया अस्थिर है, जो अमेरिका ने दुनिया को अस्थिर बना के रखा है, तो एक आइलैंड ऑफ स्टेबिलिटी यूएसए खुद है, नॉर्थ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वो है। इजराइल बिल्कुल स्टेबल जगह नहीं है इस वक्त, क्योंकि इजराइल के चारों तरफ वो अटैक कर रही है, ईरान के चारों तरफ वो लोग अटैक कर रहे हैं, तो मिडिल ईस्ट तो पूरा ही अस्त व्यस्त है। लेकिन भारतवर्ष में क्या हो रहा है? कई लोगों ने कहा है, आपने भी कहा है दूसरे पॉडकास्ट में भी, हम लोग होली खेल रहे हैं, हमारा ध्यान इस पे है कि भैया वेस्ट इंडीज को कैसे मात दें, और हमारी क्रिकेट में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हम लोग इन सब चीजों पे सोच रहे हैं, यानी जो जनसाधारण है उसका भी दिमाग युद्ध एक होना नहीं चाहिए, एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया। या हम मेरे जैसे कुछ जो जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, उनको अपना दिमाग लगा के मजा आता है तो हम लोग उसका वो आनंद ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअली वास्तविक जीवन पे कोई असर नहीं हुआ है, चूंकि वी हैव आल्सो हैड अ वेरी वेल डिफाइंड एनर्जी स्ट्रेटेजी, उस पे भी कुछ असर नहीं होएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज फाइनल मैं कह दूं फिर मैं समाप्त करता हूं, वो ये है कि प्लीज अंडरस्टैंड, जो तेल का दाम या डीजल का दाम जो भी है, ये 100, 110 जो भी होता है, इसमें 65% इज टैक्सेस ऑफ वेरियस टाइप्स, ठीक है। रियलिटी में हमको 35 रुपए में, सॉरी 35 के आसपास, 35 रुपए में वो मिल जाता है, मतलब उत्पादन होके आ जाता है। तो ये जो सारा बाकी 65% है वो एक तरह का सुपर प्रॉफिट है, और 35 रुपए में भी प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, ये याद रखें। ये ऊपर से जो ये सारा 65-70 रुपीज है ना, इससे सरकार अपने सब्सिडी स्कीम्स चलाती है, बजट डेफिसिट्स को मेकअप करती है, ये सब करती है। और बाय द वे सिर्फ इंडिया अकेली नहीं करती, सारे देश यही करते हैं।
तो अगर पेट्रोल और ये मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ गया तो हमारे पास थोड़ा बहुत लीवे है, थोड़ा कम प्रॉफिट बनाए सरकार, थोड़ा डेफिसिट कर ले एंड नॉट पास ऑन द इंक्रीज इन द स्पाइक इन ग्लोबल प्राइस। तो वो भी एक है। इसीलिए मैं सबको बोलता रहता हूं शांत रहें, इतने उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। 147 रुपए तक गया था पेट्रोल पर बैरल, रुपए नहीं डॉलर, इन 2010। वी लिव्ड थ्रू इट। हमारी गाड़ियां बंद नहीं हो गई, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठप नहीं हो गया। तो अभी जो स्थिति है वो उससे भी अच्छी है क्योंकि स्टॉक्स हमारे पास ज्यादा हैं। वी हैव फार मोर सोर्सेस ऑफ सप्लाई। अभी हाल ही में कनाडा ने बोला वो नेचुरल गैस सप्लाई करेगी। कनाडा ने बोला और एक और देश ने बोला, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अभी आज सुबह पढ़ रहा था मैं। तो डाइवर्स सोर्सेस ऑफ सप्लाई है। वी आर नॉट एंटायरली ओनली डिपेंडेंट ऑन द गल्फ। खतरा ज्यादा है जापान और साउथ कोरिया को। उनका 80% 75% तेल और ये यहां से जाता है, गल्फ से जाता है। यूरोप का 18% है, भारतवर्ष का 45%। लेकिन 45% का विकल्प हमारे पास है। सो आई थिंक इट शुड बी ऑल राइट। कुछ खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके ठीक है, इतना ही मैं कहूंगा। ये है अपडेट ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। क्वाइट अ डिटेल्ड एंड अ कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट। बट हाँ, देखते हैं। बहुत आई थिंक मोदी जी की जो डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी थी, रशिया, वियतनाम, वेनेजुएला, देन सॉरी नॉट वियतनाम, वेनेजुएला, नॉट योर एंड ब्रुनाई, मोजाम्बिक, छोटी नाइजीरिया, घाना। छोटी छोटी आपने देखा कंट्रीज। मोदी जी सुरीनाम, गायना, सॉरी, मोदी जी ये हर देश घूम के आए हैं पिछले 6 महीने में। क्यों? रीजन तो रहा उनको ही भी होगा। पता था कि आने वाला है ये चीज। तो राइट। डाइवर्सिफिकेशन वाज डन विद इंटेंस फोकस। ऑल्सो विद द ट्रेड, ये जो भी टैरिफ लगा रहे थे, ये तो दोनों महाराष्ट्र। तरह से थ्रेट था ना, रशिया के सप्लाई पे भी थ्रेट था और गल्फ के सप्लाई पे भी थ्रेट था, नजर ही आ रहा था। सो वी हैव मैनेज्ड टू डू दैट। इट्स बीन डन वेरी स्मार्टली, आई वुड से। कॉम्प्लीमेंट्स टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस। तो वी वर क्वाइट सेफ एंड सिक्योर, तभी होली मना पाए, तभी मैच एंजॉय कर रहे हैं। सेमीफाइनल्स कल हाँ भारत सॉरी, है। एक चीज हाँ, कंक्लूजन में, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कंक्लूजन में, आर वी अ वैसल ऑफ द डीप स्टेट? इस पे एक पूरा पॉडकास्ट हो सकता है, पर मैं आपको मेरा कंक्लूजन, वी आर नॉट अ वैसल ऑफ द डीप स्टेट। देयर आर कॉम्प्रोमाइजेस व्हिच हैव बीन स्ट्रक। क्योंकि हमें देखिए, आप किसी से युद्ध करने में, उसके खिलाफ जाने से पहले आपको एक अपना बनाना पड़ेगा ना पोजीशन। वी आर स्टिल नॉट देयर। सो यू हैव टू मेक योरसेल्फ सिक्योर। यू हैव टू मेक योरसेल्फ, ये अगर हमारे साथ अलाइन होके हमारे यहाँ पे निवेश वगैरह किया तो ये लोग हम पे आक्रमण तो नहीं करेंगे ना। इन देयर ओन इंटरेस्ट दे विल प्रोटेक्ट इट। सो यू आर गिविंग इंडिया एन अम्ब्रेला टू क्वाइटली ग्रो। ऑलराइट, और जब ताकत आएगा फिर हम दिखाएंगे क्या कर सकते हैं। उस तरह का ताकत, इकोनॉमिक ताकत की बात कर रहा हूं। सामरिक ताकत ऑलरेडी है, इकोनॉमिक ताकत भी चाहिए ना उस लेवल पे। जी। थैंक यू सो मच दादा फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स को फिर से याद दिला दूं, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड स्कॉलर्स के लिए वी हैव स्पेशल प्रोविजन। क्यूआर कोड इज राइट ऑन द स्क्रीन। जब आप स्कैन करेंगे तो वेबसाइट से आप वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए लिटरली वी रियली वांट लॉट ऑफ टर्न अप एंड यस द रिस्पांस इज रियली प्रॉमिसिंग और बहुत होपफुल है। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, जय हिंद।